जैसे कि आप लोगों ने जाना कि अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की बहुत गहरी दोस्ती थी। मैं तो चाहता हूं जय और वीरू की जगह राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान के किस्से और मुहावरे लोगों तक जाएं। लोग इस दोस्ती के बारे में बात करें, तब जाके हमारा हिंदुस्तान एक सूत्र में बंध पाएगा। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि वो समय था जब मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू था। 1914 और 1918 के आसपास की बात है। और 1918 में ही मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी और अशफाक उल्लाह खान जी जब अपने स्कूल में पढ़ते तो धीरे धीरे देशभक्ति की तरफ उनकी ललक बढ़ रही थी और उतनी ही ललक उनकी बढ़ रही थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से मिलने की। लेकिन मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के तहत राम प्रसाद बिस्मिल जी फरार थे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया तो खुशी के मारे उन्होंने भारत में कई लोगों पर चल रहे अभियोग को समाप्त कर दिया। इसी के तहत राम प्रसाद बिस्मिल जी भी के ऊपर लगा हुआ अभियोग समाप्त कर दिया गया और वो पुनः शाहजहांपुर लौट आए। एक बार उनकी मुलाकात जब अशफाक उल्लाह खान जी से हुई तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उतनी गर्मजोशी से अशफाक उल्लाह खान जी को गले नहीं लगाया, क्योंकि उनमें लगा कि एक लड़का मुझसे इस तरह क्यों मिलना चाहता है। हालांकि अशफाक उल्लाह खान के भाई साहब जी से दोस्ती थी राम प्रसाद जी की, और अशफाक उल्लाह खान के भाई साहब अशफाक उल्लाह खान को राम प्रसाद बिस्मिल जी से इसलिए मिलाना चाहते थे क्योंकि अशफाक उल्लाह खान जी में शेरो शायरी का बहुत अच्छा हुनर था। उनके भाई साहब को ये लग रहा था कि वो हुनर और निखरेगा, लेकिन अशफाक उल्लाह खान जी ये जानते थे कि मैं किस लिए मिलना चाहता हूँ। और जब वो मिले दूसरी बार तो पंडित जी ने उन्हें अपने गले लगाया, अपने तरीके से उनको परखा होगा। जैसे एक क्रांतिकारी अपने संगठन में लेने के पहले किसी को परखता है, वैसे उन्होंने परखा होगा। और धीरे धीरे ये मित्रता, एक कट्टर हिंदू और एक कट्टर मुसलमान, दोनों एक दोस्त, एक घर में एक थाली में भोजन करना, इससे बढ़िया अनुपम उदाहरण एकता का हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे बंगाल के बहुत सारे क्रांतिकारी योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस और अन्य भी अनुशीलन समिति के तहत हमारे उत्तर प्रदेश में आने लगे, क्योंकि यहाँ से भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी और वो लोग भी आके करने लगे। तो बाद में मिलकर विचार बनाया गया कि क्यों ना एक संगठन बना लिया जाए। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल और बख्शी जी, रास बिहारी बोस जी, सबने मिलकर एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी HRA के तहत सबसे पहले 1925 में एक पर्चा बांटा गया और उस पर्चे को बांटने में इस संगठन ने अपनी पहुंच ब्रिटानिया हुकूमत को दिखाई कि एक ही दिन में वो पर्चा लाहौर, ढाका, नागपुर, पूना, उत्तर प्रदेश, हर जगह बटा। तो इससे ये क्रांतिकारी संगठन कितना व्यापक है, ब्रिटिश को इसके बारे में आभास हो गया। और दूसरी बात, इतनी खुफिया तरीके से इन्होंने ये काम किया कि अंग्रेज पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि आखिर ये पर्चे बांट कौन रहा है, जबकि ये काम HRA का ही था, जिसमें अशफाक उल्लाह खान जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, बख्शी जी थे, सचिन नाथ सान्याल जी थे। खैर, ये तो हुई संगठन शुरू होने की बात। इसके बाद इन लोगों के पास धन की नितांत कमी रहती थी, क्योंकि सब घर बार छोड़ के और सब निम्न मध्यवर्गीय परिवार से ही आते थे। तो डकैतियां डालना इनकी मजबूरी होती थी, क्योंकि विदेशों से हथियार खरीदना, बम की फैक्ट्रियां लगाना, अंग्रेजों पर हमले करने के लिए धन की आवश्यकता थी। और उस समय हमारी भारतीय नागरिक इतने जागरूक नहीं थे कि वे इन स्वतंत्रता सेनानियों की महानता को समझ सकें और उन्हें धन मुहैया करा सकें। आपको हम बता दें, जब काकोरी कांड की बात कई मीटिंग में फाइनल हुई कि अब काकोरी कांड करना ही है, तो उस दिन सारे के सारे क्रांतिकारी बहुत खुश हुए और सब खुशी के नाम पर कहे कि आओ चले पार्टी करते हैं। आपको यकीन दिलाऊं कि उस पार्टी में उन्होंने क्या किया होगा। वो पार्टी थी दाल और भात की। मतलब जितने लोग मीटिंग में थे, आज उनके लिए पूरी तरह से दाल और भात की व्यवस्था थी और ये उनके लिए पार्टी का सबब था। तो आप सोचिए, दाल भात एक साथ मिल जाना उनके लिए पार्टी थी, तो उनका रोजाना जीवन कैसा रहता होगा। मात्र एक एक कपड़े, जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। रात को वो धोते थे, अंगोछा पहन के उसको गार के सूखने का इंतजार करते थे। सुबह वही पहन के ये लोग भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए इतना दीवानापन अब के लोगों में नहीं दिखता। हालांकि अब तो हम आज़ाद हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों का गुलाम तो अभी भी हमारे सर पर है। भ्रष्टाचार, बलात्कार, अन्य बहुत तरह की समस्याएं हैं हिंदुस्तान में। हमारी युवा पीढ़ी को इन चीज़ों को दूर करने के लिए उन स्वतंत्रता सेनानियों से सबक लेना चाहिए। खैर, हम आते हैं अशफाक उल्लाह खान जी पे। तो काकोरी कांड में जैसे कि अफाक जी ने बताया कि अशफाक जी ने विरोध किया था कि हम लोग अभी इतने मजबूत नहीं हैं कि सीधे हुकूमत से टक्कर लें, और अंत में उनकी बात सही भी निकली।
उनकी बात इसलिए सही निकली कि काकोरी कांड के तहत ही जब अभियोग चलाया गया तो हमारे 4 अनमोल रत्नों को फांसी दी गई। उनमें से थे एक अशफाक उल्लाह खान जी भी। अशफाक उल्लाह खान जी को बचपन से ही कसरत का शौक था और वो निडर तो थे ही, साथ में जब गिरफ्तारियां का दौर शुरू हुआ तो अशफाक उल्लाह खान जी के घर पे एक सीआईडी इंस्पेक्टर फसाद हुसैन करके सुबह 4 बजे आए और उनके भाई रियासतुल्लाह खान सो रहे थे। सुबह 4 बजे के आसपास उन्हें लगा कि कौन आ सकता है। वो गए, दरवाज़ा खोले तो सामने हुसैन जी खड़े थे। तो उन्होंने कहा आपके घर की तलाशी लेनी है। तो हुसैन जी रियासतुल्लाह खान जी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे तलाशी का वारंट दिखाइए। तो जल्दबाजी में हुसैन ने उनको जो वारंट दिखाया तलाशी का, वो वारंट नहीं था, वो अशफाक उल्लाह खान की गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। और रियासतुल्लाह खान ने भी इस तरह का अभिनय किया कि उन्होंने तलाशी वाला वारंट ही पढ़ा है, उन्होंने जल्दी से दे दिया, हाँ मैंने देख लिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं घर की महिलाओं को पर्दा करवा दूं, तब आप भीतर आए। और उन्होंने जाकर अंदर इत्तला कर दिया कि ऊपर अशफाक जी सो रहे हैं, उनको तुरंत इत्तला कर दिया जाए कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई है, वो तत्काल यहाँ से रवाना हो जाए। और वापस रियासत जी ने आकर पुलिस वालों से कहा कि आप लोग अंदर आइए, अब तलाशी ले लीजिए। और अशफाक जी ऊपर छत से ही कूद के वहाँ से फरार हो गए। वो वहाँ से नेपाल गए, बाद में इसी तरह होते हुए कानपुर गए, लखनऊ आए। बिहार के डाल्टनगंज में उन्होंने लाला का भेष धारण करके 8 महीना 50 रुपये के मासिक पर नौकरी भी की थी। आपको ये भी बता दूं कि डाल्टनगंज में उनको कोई पहचान नहीं सका था। अगर अशफाक जी चाहते तो पूरा जीवन डाल्टनगंज में बिता सकते थे, सुरक्षित जीवित रहते हुए। लेकिन उन्हें बेचैनी महसूस हुई कि हमारे कुछ भाई पे अभियोग चल रहा है, कुछ भाइयों को सजाएं मिल रही है, तो मैं यहाँ तो नहीं बैठ सकता। वहाँ से वे फिर दिल्ली आए। दिल्ली में उनके एक पुराने परिचित मिले। उन परिचित के धोखे की वजह से ही कहा जाता है कि अशफाक जी गिरफ्तार कर लिए गए। जब गिरफ्तार कर लिए गए तो इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आए दिन कुर्कियां होने लगी, आए दिन पुलिस महकमा इनके घर पे दस्तक देता, छापेमारी करता, परेशान करता। और रियासतुल्लाह खान जी ने जितने दर्द और जितने कष्ट झेले हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अशफाक उल्लाह खान जी का दर्द एक तरफ और उनकी रहनुमाई के लिए रियासतुल्लाह खान जी ने जितना कुछ कुर्बान किया, उनका दर्द एक तरफ। दिन रात वो सिर्फ इसीलिए भटकते रहते थे कि मेरा भाई जेल में ठीक तो है, मेरा भाई सही से तो है, मैं उसको कैसे छुड़ा पाऊँ। हालांकि अशफाक जी बार बार रियासत जी से कहते थे कि मैं धन्य हूँ जो आपके भाई के रूप में जन्म लिया हूँ, लेकिन आप इतना कष्ट ना उठाएं मुझे छुड़ाने के लिए। और ये भी उनसे कहा जाता था अशफाक जी से, नूर मोहम्मद उनके वकील थे और ऐनुद्दीन जी एक बड़े अधिकारी थे, जिन्होंने कहा कि हार्टन से मिलके हम लोग माफ़ीनामा वगैरह की बात करते हैं, कम पैरवी अच्छे से की जाए, छोड़ दी जाए। इसके पक्ष में अशफाक जी कभी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा पहला मुसलमान हूँ जो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के लिए भारत माता की बलिवेदी पर कुर्बान होने जा रहा है, और मैं अपने नाम पर कोई कलंक नहीं लगने देना चाहता। मैं कोई माफ़ीनामा नहीं लिखना चाहता, मुझे कोई माफ़ी चाहिए भी नहीं। मैं खुश हूँ कि मैं अपने देश पर कुर्बान होने जा रहा हूँ। कभी कभी बिस्मिल जी उनसे कहा करते थे कि अशफाक जी चलो अब तो हम लोग निकल ही रहे हैं, लेकिन मैं तो फिर से आऊँगा। यह भी आपने बातों में भी सुना होगा। तो उसके जवाब में अशफाक जी कहते हैं कि जाता हूं खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, ना जाने कब हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूं, फिर आऊँगा, फिर आकर ए भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊँगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बच जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। यदि मिले कहीं खुदा मुझको अपनी झोली फैला दूंगा, जन्नत के बदले में उनसे पुनर्जन्म ही मांगूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि अशफाक उल्लाह खान हिंदू ना होते हुए भी हिंदू की इस परंपरा का पालन कर रहे थे कि अगर पुनर्जन्म मिल सकता है तो हे ईश्वर, हे अल्लाह, मुझे फिर से भेजो, मैं फिर से इस हिंदुस्तान की धरती को आज़ाद कराने के लिए लड़ना चाहूँगा। अंत में फांसी के तख्ते पर जाने से पहले तंग हम भी आ चुके हैं उनके जुल्म के बेदाद से, चल दिए हैं रोए अदम जिंदाने फैजाबाद से। यही कहकर अशफाक उल्लाह खान हंसते हंसते फांसी की बलिवेदी पर चढ़ गए और अपने आप को इस देश की स्वतंत्रता के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गए। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि आज
किसी भी प्रकार के धर्म और जाति के बंधनों में ना पड़कर इस देश की मजबूती के लिए जो हो सके वो करने के लिए एक दूसरे का साथ दें और एक मजबूत हिंदुस्तान का निर्माण करें। जय हिंद।